ओके जी, अब हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बजट, मीनिंग एंड फीचर्स। देखिए बजट क्या होता है, सबसे पहले उसका मीनिंग समझते हैं। यहाँ से फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी of a government is related to its revenue and expenditure. Budget is an important instrument to describe the fiscal policy of the government. There are two components of government budget, revenue budget and capital budget. देखिए इसे आप फिस्कल पॉलिसी कह सकते हैं, इसे आप गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी कह सकते हैं। जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के साथ कनेक्टेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के साथ जो कनेक्टेड होता है दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी। और गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं या आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूं तो बजट क्या है? Budget is a statement of estimate of the government receipt and government expenditure during the period of financial year which run from April 1st to 31st March। तो बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें हमारे पास जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट होंगी और जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होंगे उसकी जो डिटेल स्टेटमेंट होती है उसे हम बजट कहते हैं। हर साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जो हमारे एस्टिमेटेड रिसीप्ट होंगी और जो हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होंगे उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो बजट के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इट इज एन एस्टिमेट एंड नॉट एन एक्चुअल स्टेटमेंट। ये एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट होती है, एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं होती। इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली, इसको एनुअली बनाया जाता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट टू प्रेजेंट बजट बिफोर पार्लियामेंट। हर साल पार्लियामेंट में फरवरी के मंथ में जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है और ये एक संवैधानिक जरूरत होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली हम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ से पैसा कमाएंगे और कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेंगे ये हम प्लान बनाते हैं। बजट इंपैक्ट द इकोनॉमी थ्रू एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिसोर्सेज अलोकेशन। जो हमारा बजट होता है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बजट ही पूरी इकोनॉमी को रन करता है। तो अब तक जो छोटा सा टॉपिक हमने समझा है, इससे हमने क्या सीखा कि जो बजट होता है वो एक स्टेटमेंट होती है एस्टिमेटेड रिसीप्ट की और एस्टिमेटेड पेमेंट्स की, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में होने हैं। ये एक एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, एक्चुअल बेसिस पे नहीं होता। ये हर साल बनाया जाता है और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्लान किए जाते हैं कि किस प्रकार से हमारे रेवेन्यू होंगे और किस प्रकार के हमारे एक्सपेंडिचर होंगे। अब आता है जी हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो चलिए जी पढ़ते हैं बजट के ऑब्जेक्टिव। उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। बजट का पहला ऑब्जेक्टिव होता है इनकम की जो इनइक्वालिटी है, मतलब देखिए किसी की इनकम ज़्यादा होती है और किसी की इनकम कम होती है। तो बजट का पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है। तो कैसे करती है गवर्नमेंट ख़त्म, आइए पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट यूजेज फिस्कल इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए अपने फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है। गवर्नमेंट के फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? एक रेवेन्यू में होता है जैसे टैक्सेशन, और एक एक्सपेंडिचर में होता है सब्सिडी। तो गवर्नमेंट इन टूल्स को, इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करके इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है। हायर टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट on income earned by rich and also on the goods consumed by them in order to reduce their personal disposable income। जिन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगाती है
और जो गुड्स वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लगाती है, ताकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम को, खर्च होने वाली इनकम को कम किया जा सके। आल्सो गरीबों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उन्हें एजुकेशन और हेल्थ की फ्री सर्विसेज देती है, ताकि इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है उन पे टैक्सेस ज़्यादा लगाओ, जिन लोगों की इनकम कम है इनको एजुकेशन, हेल्थ जैसी फ्री सर्विसेज दो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अ वे टू सोशल जस्टिस। जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो एक सामाजिक न्याय का आधार है। सोशल जस्टिस जो है वो बजट का एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है। हम इसके माध्यम से इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है उन लोगों की पॉकेट से इनकम लेके हम उन लोगों की पॉकेट में डालते हैं जिन लोगों की इनकम कम होती है। अब गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली नहीं कर सकती कि एक की पॉकेट से निकाल के सीधा दूसरे की पॉकेट में डाल दिया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है उनके ऊपर टैक्स लगाती है, जिन लोगों की इनकम कम होती है उन्हें सब्सिडी देती है। यही तरीका होता है इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने का। उसके बाद आता है हमारा रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? इट रेफर्स टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अदर। मतलब जब गवर्नमेंट क्या करती है, एक जगह से रिसोर्सेज हटा के दूसरी जगह डाल देती है, उसे कहा जाता है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट रेफर्स टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अनदर। देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है रिसोर्सेज को रीअलोकेट करना, और गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि गवर्नमेंट को बैलेंस मेंटेन करके रखना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बीच में और सोशल वेलफेयर के बीच में। आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आपको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना पड़ता है। देखिए, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं वो अपने रिसोर्सेज हमेशा वहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पर प्रॉफिट मोटिव सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इसलिए जो गुड्स हमारे लिए इंजीरियस होते हैं, जैसे कि वाइन है, सिगरेट है, टबाकू है, इसके ऊपर गवर्नमेंट हैवी टैक्सेशन लगाती है। और दूसरी तरफ जो सोशली यूजफुल गुड्स होते हैं जैसे खादी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है। इस प्रकार से हम रिसोर्सेज का रीअलोकेशन करते हैं। इफ प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक, देखिए क्या कहता है वो, इफ प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इनिशिएटिव इन सर्टन एक्टिविटी गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल देम लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एक्सेट्रा। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं देता, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। वो सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, इसे भी गवर्नमेंट का अलोकेशन फंक्शन कहा जाता है। इसके माध्यम से गवर्नमेंट उन चीज़ों को मार्केट में देती है जो कोई प्राइवेट एंटरप्राइजेस प्रोवाइड नहीं करता, जैसे नेशनल डिफेंस, रोड, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे पब्लिक गुड्स का पार्ट माने जाते हैं। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो कलेक्टिवली कंज्यूम किए जाते हैं। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स जो कलेक्टिवली कंज्यूम किए जाते हैं। Two important feature of public goods are they are non-rivalrous and these are non-excludable। मतलब ये वो गुड्स होते हैं जिसे यूज करने से आप किसी को नहीं रोक सकते। तो ये इसके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो पब्लिक गुड्स का मेन फीचर क्या होता है कि कोई रास्ता नहीं होता कि आप इनको किसी और को यूज करने से रोक देंगे। दीज मेक इट डिफिकल्ट टू कलेक्ट फीस फॉर देयर यूज। और ये जो होते हैं, देखिए जो भी पब्लिक गुड्स का यूज करता है बिल्कुल फ्री में यूज करता है। दीज नॉन पेइंग यूजर आर नोन एज फ्री राइडर एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज विल इन जनरल नॉट प्रोवाइड दीज गुड्स, दीज मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये वो पब्लिक गुड्स होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड नहीं किए जाते, और इसके लिए कोई स्पेशल फी भी चार्ज नहीं की जाती। ये पब्लिक गुड्स होते हैं। गवर्नमेंट ने आपके चलने के लिए रोड्स बना रखी हैं, पब्लिक गुड्स का पार्ट है। गवर्नमेंट ने आपके डिफेंस के लिए पुलिस रखी है, आर्मी रखी है, ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ पब्लिक गुड्स है।
तो पब्लिक गुड्स सभी के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं और पब्लिक गुड्स के मेन फीचर ये होते हैं कि इनको सभी के द्वारा यूज किया जा सकता है, आप इनका बेनिफिट लेने से किसी को रोक नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूं आपको रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और पब्लिक गुड्स दोनों ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। यूजिंग इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। देखो आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है ना, हमारी इकोनॉमी में साइकिल्स होते हैं। हमारी इकोनॉमी में बूम होता है जिसे तेजी कहा जाता है, रिसेशन होता है जिसे मंदी कहा जाता है, डिप्रेशन होता है जिसे महामंदी कहा जाता है। और मार्केट में ये जो ट्रेड साइकिल्स हैं ये डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा मैनेज होते हैं। कभी डिमांड ज़्यादा होती है, कभी डिमांड कम होती है, कभी सप्लाई ज़्यादा होती है, कभी सप्लाई कम होती है। तो ये ट्रेड साइकिल इकोनॉमी के अंदर फेसेस जनरेट करते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम। बजट एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो इन सारी सिचुएशन से लड़ने में सक्षम होती है। जब डिफ्लेशन होता है या जब इन्फ्लेशन होता है तो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखना ये बजट का ऑब्जेक्टिव होता है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के माध्यम से डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों ही सिचुएशंस को कंट्रोल करती है। जब डिफ्लेशन को करेक्ट करना होता है तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू कम करती है और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। जब डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू कम कर देती है, मतलब टैक्सेस कम कर देती है और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है। लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करती है और रेवेन्यू को इंक्रीज करती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बजट का एक अनदर ऑब्जेक्टिव होता है जहां पर गवर्नमेंट अपने फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स को यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को यूज करके डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करती है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस हैं वो ट्रेड साइकिल्स क्रिएट करती हैं, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम्स, और इन साइकिल्स को बजट के माध्यम से ही स्टेबल किया जा सकता है। गवर्नमेंट ट्राई टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ। अगर आपकी कंट्री स्टेबल है तो ग्रोथ भी स्पीड से होती है, डेवलपमेंट भी स्पीड से होती है। अगर आपकी कंट्री स्टेबल नहीं है, ना आप ग्रोथ कर सकते हैं ना आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बजट का एक मुख्य उद्देश्य होता है इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखना। अब आता है आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर enterprises. The government seek to accelerate the pace of growth by establishing public sector enterprises. देखिए बजट का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको डेवलप किया जाए, उनको ग्रो किया जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए। द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टारगेट टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ थ्रू पब्लिक एंटरप्राइजेज। Often public sector enterprises are encouraged in area where private monopolies occur। यानी कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली ना हो, पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी एनकरेज किया जाए। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी गवर्नमेंट बजट के माध्यम से ग्रो करने की कोशिश करती है। तो बजट का एक उद्देश्य क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। उसके बाद ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। बजट का अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो इकोनॉमी की ग्रोथ करना हर बजट का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। गवर्नमेंट थ्रू इट फिस्कल पॉलिसी टारगेट टू इंजेक्ट सफिशिएंट रिसोर्सेज बाय एनकरेजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का टारगेट क्या होता है, गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो सके, ताकि नेशनल इनकम राइज हो सके, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। गवर्नमेंट मेक वेरियस पॉलिसी एंड प्रोविजन थ्रू अ बजटरी पॉलिसी टू स्टिमुलेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी में सेविंग हो और सेविंग इन्वेस्टमेंट में क्या है,
कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स में रिबेट देती है और जो भी लोग प्रोडक्शन करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट बहुत सारे इंटेंसिव देती है। गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर खर्च करती है, जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है। तो गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है इकोनॉमी की ग्रोथ करना। इकोनॉमी की ग्रोथ आप इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके कर सकते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का एक और उद्देश्य होता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अगला उद्देश्य होता है हमारा बजटरी पॉलिसी का रिडक्शन इन द रीजनल डिस्पैरिटी। देखिए रीजनल डिस्पैरिटी क्या है कि कई एरिया जो है, कई स्टेट जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो बैकवर्ड है। अगर आप यूपी, बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ये वो स्टेट हैं जो बैकवर्ड है। उसी अगर आप दूसरी तरफ कंपेयर करें तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, गुजरात हो गया, ये आपके डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर आते हैं। तो बजट का मुख्य उद्देश्य होता है कि ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। वेरियस टाइप ऑफ टैक्स कंसेशन दिए जाते हैं प्रोड्यूसर को कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें, मतलब जो एरियाज बैकवर्ड हैं वहाँ पर अपने इंडस्ट्रीज को क्या करें, सेटअप करें। तो गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रीजनल बैलेंस ग्रोथ करना। हमें सिर्फ पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र को ग्रो नहीं करना, हमें यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स को भी क्या करना है, ग्रो करना है। तभी ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है ये आपकी खत्म होगी। तो ये थे जी आपके बजट के ऑब्जेक्टिव। तो हमने बजट के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या पढ़ा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना, ये बजट का पहला उद्देश्य होता है। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बजट का दूसरा उद्देश्य होता है। इकोनॉमी की स्टेबिलिटी, ये बजट का तीसरा उद्देश्य होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये चौथा ऑब्जेक्टिव होता है। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ये पांचवा ऑब्जेक्टिव होता है। रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी, ये हमारा क्या होता है, छठा ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव बताए हैं मैंने आपको बजट के। तो उम्मीद करता हूं जी कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब है आपका यहां पे स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बजट की। जो ये बजट है, बजट का स्ट्रक्चर क्या है और बजट के कंपोनेंट क्या है। देखिए बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बजट रिसीव्ड और एक होता है आपका बजट एक्सपेंडिचर। तो बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका बजट रिसीव्ड और एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। आज मैं आपको बजट रिसीव्ड तक करवाऊंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको बजट एक्सपेंडिचर कराऊंगा, रेवेन्यू डेफिसिट कराऊंगा, ठीक है जी, फिजिकल डेफिसिट कराऊंगा, प्राइमरी डेफिसिट कराऊंगा, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आज हम बजट रिसीव तक इसको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो मैंने बताया कि बजट के 2 कंपोनेंट होते हैं, बजट रिसीव्ड एंड बजट एक्सपेंडिचर। और बजट रिसीव्ड के भी फर्दर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू रिसीव्ड और एक होता है आपका कैपिटल रिसीव्ड। 1 इज रेवेन्यू रिसीव्ड, 1 इज कैपिटल रिसीव्ड। तो चलिए अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, बजट रिसीव्ड क्या होती हैं। देखिए एस्टिमेटेड मनी रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पूरे साल में पूरे सोर्सेज से जो भी पैसा मिलने वाला है उसे बजट रिसीव्ड कहा जाता है। बजट रिसीव्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीव्ड, एक होता है कैपिटल रिसीव्ड। अब ये रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होता है, तो चलिए जी रेवेन्यू रिसीव्ड पढ़ते हैं। रेवेन्यू रिसीव्ड आर दोज रिसीव्ड्स, ध्यान से समझिए क्या होते हैं आपके। रेवेन्यू रिसीव्ड आर दोज रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर विच डू नॉट अफेक्ट एसेट और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ऐसे रिसीव्ड
जिसके वजह से ना तो गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स में कोई रिडक्शन आता है। मतलब आपको पैसे मिले, लेकिन आपको वो पैसे मिलने से ना तो आपके ऊपर कोई कर्जा हुआ, मतलब ना तो आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, और ना ही आपकी संपत्ति में किसी प्रकार का कोई रिडक्शन हुआ, ना ही आपके एसेट जो हैं वो रिड्यूस हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसीव्ड कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, तो टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीव्ड है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही गवर्नमेंट के एसेट में किसी प्रकार का कोई रिडक्शन होता है। तो रेवेन्यू रिसीव्ड आर दोज रिसीव्ड विच डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, विच डू नॉट रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हमारा क्या होता है? रेवेन्यू रिसीव्ड होता है। अब रेवेन्यू रिसीव्ड के अंदर दो तरह की रिसीव्ड आती हैं। एक आती है आपकी टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड, एक आती है आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड। तो टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड क्या होता है? देखिए, जो भी इनकम गवर्नमेंट को टैक्स के माध्यम से आती है, जो भी इनकम गवर्नमेंट को टैक्स के माध्यम से आती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, कोई भी इनकम आपको जो टैक्स के माध्यम से आ रही है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो हमारा टैक्स रिसीव्ड होता है। और जो टैक्स को छोड़ के गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं दूसरे सोर्सेज से, वो हमारी क्या होती है? नॉन टैक्स रिसीव्ड होती है। तो जो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है जी। एक होता है बजट रिसीव्ड, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। फिर बजट रिसीव्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड और कैपिटल रिसीव्ड। फिर रेवेन्यू रिसीव्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, टैक्स रिसीव्ड और नॉन टैक्स रिसीव्ड। चलिए जी, तो टैक्स रिसीव्ड क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड और फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट एनीथिंग कॉरस्पॉन्डिंग इन रिटर्न। टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो एक इंडिविजुअल, एक हाउसहोल्ड, एक फर्म गवर्नमेंट को पे करते हैं, लेकिन बदले में आप गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज टैक्स। तो टैक्स के फीचर क्या है? टैक्स के फीचर है कि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है और जिस व्यक्ति के ऊपर भी टैक्स लगता है उसे टैक्स देना पड़ता है। इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। आपके ऊपर अगर टैक्स लगता है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। द रेवेन्यू रिसीव्ड थ्रू टैक्सेस स्पेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट जो भी पैसा टैक्स के माध्यम से इकट्ठा करती है उसको पब्लिक के ऊपर पब्लिक वेलफेयर के लिए ही खर्चा करती है। बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टैक्स एंड सोशल बेनिफिट। बट आप टैक्स के बदले में गवर्नमेंट से कोई डिमांड नहीं कर सकते। ये कोई प्रपोर्शन नहीं है कि आपने जितना टैक्स दिया उतने का आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। टैक्स पे करना आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्स पे करना लीगल है और आपको लॉ के अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है। आप टैक्स की चोरी नहीं कर सकते, आप टैक्स को छुपा नहीं सकते। अगर आपके ऊपर टैक्स लगता है और आप टैक्स नहीं देते तो इसे एक इलीगल एक्टिविटी और लॉ के अगेंस्ट माना जाता है। तो टैक्स वो कंपल्सरी पेमेंट है जो एक इंडिविजुअल को, हाउसहोल्ड को और फर्म को गवर्नमेंट को देना पड़ता है। आप बदले में गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। टैक्स जिसके ऊपर लगाया जाता है उसे टैक्स देना पड़ता है, ये कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्स से जो भी पैसा इकट्ठा होता है गवर्नमेंट उसे पब्लिक के वेलफेयर के ऊपर खर्च करती है। बट टैक्स में और सोशल बेनिफिट में कोई प्रपोर्शनल रिलेशन नहीं होता कि 1 लाख का टैक्स तो 1 लाख का बेनिफिट, ऐसी कोई रेशो नहीं होती। टैक्स पे करना पर्सन की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टैक्स लीगली लगाया जाता है, लॉ के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अब टैक्स के भी दो पार्ट होते हैं। देखिए, हमने कहाँ से शुरू किया था? बजट के दो पार्ट होते हैं, ठीक है जी। तो उसमें बजट रिसीव्ड था और बजट एक्सपेंडिचर था। फिर हमने पढ़ा बजट रिसीव्ड के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड और कैपिटल रिसीव्ड। फिर हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसीव्ड के दो पार्ट होते हैं, टैक्स रिसीव्ड और नॉन टैक्स रिसीव्ड। अब हम पहुंचे हैं कि टैक्स रिसीव्ड के भी दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस whose final burden fall on that person who make the payment to the government. Hence the incidence and impact of the tax lie on the same person. डायरेक्ट टैक्स आपका वो टैक्स होता है
जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है पे भी उसी व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर टैक्स एक्स के ऊपर लगाया जा रहा है तो उस टैक्स की जो पेमेंट है वो भी एक्स ही करेगा, वो उस टैक्स को किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। उसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। तो ये आपके क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं। अगर टैक्स आपके ऊपर लगाया गया है, पे भी आपको करना पड़ेगा, उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके वो टैक्सेस होते हैं जो एक पर्सन के ऊपर लगाया जाता है लेकिन उसका बर्डन कोई और बियर करता है, अनदर पर्सन बियर करता है, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। यहां पर इंसिडेंस और इंपैक्ट दोनों अलग अलग है। देखो, एक्स के ऊपर टैक्स लगा, ये इंसिडेंस है, लेकिन टैक्स का बर्डन वाई के ऊपर शिफ्ट हो गया, ये इंपैक्ट है। डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इंपैक्ट सेम पर्सन के ऊपर होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस किसी और के ऊपर होता है, इंपैक्ट किसी और के ऊपर होता है। जैसे जीएसटी, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के ऊपर जीएसटी लगाती है, लेकिन प्रोड्यूसर उसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट कर देता है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट टैक्सेस आपके वो टैक्सेस होते हैं जो जिस व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं, फाइनल बर्डन भी वही बियर करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके वो टैक्सेस होते हैं जो एक पर्सन पे लगाए जाते हैं बट उसका बर्डन अनदर पर्सन बियर करता है। डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इंपैक्ट सेम होता है, सेम पर्सन के ऊपर होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इंपैक्ट अलग अलग लोगों के ऊपर होता है। जो आपका डायरेक्ट टैक्स है उसका इंपैक्ट शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका इंपैक्ट शिफ्ट किया जा सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है जी? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? सॉरी, कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, प्रॉफिट के ऊपर लगता है। जीएसटी जो है ये आपका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ टैक्स क्या है? वेल्थ टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, डायरेक्ट टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स भी प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स भी इनकम के ऊपर लगता है, डायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन, एसेट्स बेच के जो पैसा आता है उसके ऊपर लगता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। तो ये हमने डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल पढ़े जी। अब आपके हमने पढ़ा टैक्स रिसीप्ट भी होती हैं और नॉन टैक्स रिसीप्ट भी होती हैं। तो ये नॉन टैक्स रिसीप्ट क्या होती हैं? Non-tax received are those received which are received from sources other than taxes। देखिए, हम सबको पता है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस के माध्यम से पैसा मिलता है, लेकिन टैक्सेस के अलावा भी गवर्नमेंट के कई सोर्सेज होते हैं जहां पर गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। वो जो टैक्स को छोड़ के अदर सोर्सेज होते हैं जिनसे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, उसे नॉन टैक्स रिसीव्ड कहा जाता है। उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं? सबसे पहला आता है आपका फीस। फीस क्या है? वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट। जब भी आप गवर्नमेंट से कोई सर्विस अवेल करते हैं तो बदले में आपको गवर्नमेंट को एक फी देनी पड़ती है, वो फी ही गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। फॉर एग्जांपल, आपने लैंड की रजिस्ट्रेशन करवाई, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, कोर्ट में कोई केस फाइल किया, तो इन सब चीजों के लिए आपको फी देनी पड़ती है। पासपोर्ट बनवाया, लाइसेंस बनवाया, तो इन सब की एक फीस होती है। फी एक कंपलसरी पेमेंट है। अगर आप फी दे रहे हो तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। फी जो है एक कोई कमर्शियल सर्विस नहीं है जब गवर्नमेंट या ना प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जाती है। अगर आप गवर्नमेंट से कोई सर्विस अवेल करते हैं तो बदले में आपको गवर्नमेंट को फी देनी पड़ती है। पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस, लाइसेंस फीस, बर्थ रजिस्ट्रेशन फीस, डेथ रजिस्ट्रेशन फीस, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फीस। उसके बाद आता है आपका लाइसेंस एंड परमिट। देखिए, जब गवर्नमेंट से कोई भी कार्य करने के लिए आप लाइसेंस या परमिट लेते हैं तो बदले में आपको गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं, उसे कहा जाता है लाइसेंस एंड परमिट फीस। अगर आपको मान लीजिए गाड़ी चलानी है
तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको लाइसेंस की फीस देनी पड़ेगी। तो लाइसेंस और परमिट का मतलब होता है किसी कार्य को करने की अनुमति। उसके लिए आपको लाइसेंस या फिर परमिट लेना पड़ता है और बदले में गवर्नमेंट को आपको फीस देनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है आपका स्पेशल असेसमेंट। इट इज दैट पेमेंट विच इज मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। कई बार गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से कुछ प्रोप्राइटर्स का बेनिफिट हो जाता है, कुछ ओनर्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट कुछ स्पेशल असेसमेंट उन ओनर से चार्ज करती है। फॉर एग्जाम्पल, result of development of IT sector, value of the neighboring property or its rental value appreciated, then a part of the development expenditure is recovered from the owner of such property by way of special assessment। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक आईटी सेक्टर बनाया और आईटी सेक्टर बनाने से वहां के आसपास की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनके जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए, तो गवर्नमेंट आपसे एज अ स्पेशल असेसमेंट कुछ पैसे चार्ज करती है। दैट इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट। फिर आता है जी आपका एस शीट। क्या होता है? देखिए एस शीट क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी एग्जीक्यूटर नहीं होता, उसका कोई भी लीगल हेयर नहीं होता, या शुद्ध हिंदी में कहें तो जिसका कोई वारिस नहीं होता, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को चली जाती है, उसे एस शीट कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं जी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ओके जी। उसके बाद है आपका फाइन एंड पेनल्टीज। फाइन और पेनल्टीज आपके वो पेमेंट्स होती हैं जो लॉ ब्रेकर के ऊपर गवर्नमेंट फाइन लगाती है। इसका मकसद होता है कि पब्लिक को फोर्स किया जाता है कि आप लॉ को फॉलो कीजिए। इट इज डिटरमिन बाय द गवर्नमेंट इन आर्बिट्रेटरी मैनर डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ ऑफेंस। आपने मान लीजिए रेड लाइट जंप कर दी, आपने कोई छोटा मोटा ऑफेंस कर दिया, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन लगाती है और पेनल्टी लगाती है। तो फाइन और पेनल्टीज आपकी वो पेमेंट होती हैं जो उस व्यक्ति के द्वारा दी जाती हैं जो लॉ ब्रेक करता है। ये कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं है, बट स्टिल इट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद आता है जी गिफ्ट ऑफ ग्रांट। गवर्नमेंट रिसीव्ड गिफ्ट एंड ग्रांट फ्रॉम विद इन कंट्री एंड अब्रॉड। देखिए गवर्नमेंट को देश के अंदर भी गिफ्ट मिलते हैं और बाहर की कंट्री से भी गिफ्ट मिलते हैं। ये कोई रेवेन्यू का परमानेंट सोर्स नहीं है, बट अगर आपको रेवेन्यू मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो उसको भी हम लोग रिसीप्ट का पार्ट माना जाता है। जैसे कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, वॉर सिचुएशन हो गई, तो उस ड्यूरेशन में मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई हेल्प मिल रही है, गवर्नमेंट के पास कोई डोनेशन आ रहे हैं, फंड आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट का पार्ट मानते हैं। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज। देखिए आपको पता है गवर्नमेंट के कई एंटरप्राइजेज हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारी गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं और इनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो गवर्नमेंट को ही जाता है। तो हेंस द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न रेवेन्यू, तो ये भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, तो बदले में गवर्नमेंट को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो इट इज आल्सो नॉन टैक्स रेवेन्यू। फोर फीचर ऑफ बॉन्ड्स। These are penalty imposed by court for non-fulfillment order or non-fulfillment condition of agreement or contract। जब मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, तो आपका जो भी अमाउंट होता है, जो भी बॉन्ड मनी होती है, उसे फोरफिट कर दिया जाता है। ये भी गवर्नमेंट के लिए इनकम का सोर्स बनता है। तो चलिए अब क्या है आपका डिफरेंस बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू आपका वो रेवेन्यू होता है जो सिर्फ टैक्सेस के माध्यम से आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका वो है जो टैक्सेस को छोड़ के आता है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कोई कंपलसरी पेमेंट नहीं है। टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है फीस, फाइन्स और लाइसेंस फी। टैक्स रेवेन्यू देके आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू से आपको क्या है, कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलता है। उसके बाद आते हैं जी हम लोग कैपिटल रिसीव्ड पे। कैपिटल रिसीव्ड्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसीव्ड आर दोज रिसीव्ड ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर विच रिड्यूस
एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। देखो रेवेन्यू रिसीव्ड हमने क्या पढ़ा था, ऐसी रिसीव्ड जो ना तो आपके लिए लायबिलिटी बनाती हैं और ना ही आपके एसेट को कम करती हैं। लेकिन कैपिटल रिसीव्ड बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कोई भी ऐसे रिसीव्ड जो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट कर दे या आपकी संपत्ति को कम कर दे, आपके एसेट्स को कम कर दे, उसे कैपिटल रिसीव्ड्स कहा जाता है। आपने पैसे उधार लिए, इट इज कैपिटल रिसीव्ड्स। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, इट इज कैपिटल रिसीव्ड्स। आपने किसी को लोन दिया था, वो लोन वापस ले लिया, इट इज कैपिटल रिसीव्ड। किसी भी रिसीट से अगर आपके एसेट्स कम होते हैं और आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीव्ड कहेंगे। जैसे कैपिटल रिसीव्ड्स के कुछ एग्जांपल दे रखे, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी। देखिए सिंपल है, अगर आप बोरो करते हैं तो आप अपने लिए लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। आप पब्लिक से बोरो करते हैं, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करते हैं, आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बोरो करते हैं। जब जब गवर्नमेंट बोरो करती है तब तब गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल रिसीव्ड बिकॉज बोरोइंग करने से आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। रिकवरी ऑफ लोन, देखिए जब आपका लोन वापस आता है ना, उसको भी कैपिटल रिसीव्ड माना जाता है। सिंपल सी बात है कि बोरोइंग लायबिलिटी क्रिएट करती है और लैंडिंग एसेट क्रिएट करता है। जब आप किसी को लोन देते हैं तो वो आपका एसेट बनता है, लेकिन जब वो व्यक्ति आपका लोन वापस करना शुरू कर देता है तो आपका एसेट कम होने लगता है। यानी कि अगर मैंने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया तो मेरा 1 लाख का एसेट हो गया। उसमें से अगर उसने 50,000 का लोन वापस कर दिया तो मेरा एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो 50,000 मुझे वापस आएगा इसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल रिसीव्ड मानेंगे। अदर रिसीव्ड्स क्या होती है, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट इज अदर रिसीव्ड्स। कई बार हम अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने एफडी करा रखी है, आपने उस एफडी को तोड़ दिया। आपने एक गवर्नमेंट ने अपने मारुति एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए, तो इसे क्या कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हो, अपनी होल्डिंग को बेच देते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अदर रिसीव्ड्स कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये तीनों पॉइंट ही कैपिटल रिसीव्ड माने जाएंगे। फिर आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीव्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड। तो रेवेन्यू रिसीव्ड आपकी वो रिसीव्ड होती हैं, दीज रिसीव्ड डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू रिसीव्ड होती हैं वो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती, जबकि कैपिटल रिसीव्ड लायबिलिटी क्रिएट करती हैं। रेवेन्यू रिसीव्ड से गवर्नमेंट के एसेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लाइसेंस फी, गिफ्ट, ग्रांट, फाइन, पेनल्टीज, इनसे गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस नहीं होते, लेकिन कैपिटल रिसीव्ड से गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस हो जाते हैं। रेवेन्यू रिसीव्ड से गवर्नमेंट के ना तो एसेट्स के ऊपर फर्क पड़ता है ना ही लायबिलिटीज के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन कैपिटल रिसीव्ड से गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटीज इंपैक्ट होते हैं। रेवेन्यू रिसीव्ड रेकरिंग नेचर की होती हैं, रेकरिंग मतलब जो बार बार होती हैं, और जो कैपिटल रिसीव्ड्स होती हैं वो नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने क्या क्या कवर किया है, हमने कवर किया है बजट क्या होता है, बजट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बजट रिसीव्ड क्या होती हैं। बजट रिसीव्ड में आपकी रेवेन्यू रिसीव्ड और कैपिटल रिसीव्ड होती है। रेवेन्यू रिसीव्ड में भी हमारा टैक्स रिसीव्ड होती है, नॉन टैक्स रिसीव्ड होती है, और टैक्स रिसीव्ड में भी हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये हमने काफ़ी हद तक ये चैप्टर कवर कर लिया है। 50% से ज़्यादा हमारा चैप्टर कवर हो चुका है। थोड़ा सा पार्ट इस चैप्टर का और रहता है, उसमें हम लोग बजट एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके 2 कंपोनेंट होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आप अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करते हो तो ये क्या है, ऑब्वियस सी बात है, बोरो कर रहे हो ना, तो ये क्या है, कैपिटल रिसीव्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। फिर वो कहता है रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब गवर्नमेंट ने अपने शेयर बेच दिए तो गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस हो गया, तो ये कैपिटल रिसीव्ड है। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर,
गवर्नमेंट प्रॉफिट कमा रही है, ना तो एसेट कम हो रहा है ना लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, रेवेन्यू रिसीव्ड है। रिकवरी ऑफ लोन एसेट को कम कर देता है, तो ये हमारा क्या है, कैपिटल रिसीव्ड है। कॉर्पोरेशन टैक्स, देखिए टैक्स तो हमेशा रेवेन्यू रिसीव्ड होता है। सेल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, आपका एसेट कम हो रहा है, तो क्या है, कैपिटल रिसीव्ड है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब जब किसी भी पैसे से आपका एसेट कम हो जाए या आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाए तो वो कैपिटल रिसीव्ड है। और अगर उस पेमेंट को रिसीव करने से ना तो आपके एसेट के ऊपर फर्क पड़े ना ही आपकी लाइबिलिटीज के ऊपर फर्क पड़े, तो वो आपकी क्या है, रेवेन्यू रिसीव्ड्स है। इतना सा कंसेप्ट है जो हमें क्या है, समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।